गांधी जी ने कहा लड़ो अंग्रेजों से, जेल में चलो उनके, तो अंग्रेजों ने छोड़ दिया फिर वो कानून। अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट नाम का एक कानून लाया, लोगों ने विरोध किया और इतना विरोध किया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड तक हो गया। अंग्रेजों ने कानून वापस लिया। तो अंग्रेजों का तरीका यही था कि गलत गलत कानून बना के लोगों का शोषण करना। अब हमारे देश में ये जो काले अंग्रेज हैं, विलासराव देशमुख और मनमोहन सिंह जैसे, इन्होंने भी वही रास्ता पकड़ लिया है, गलत गलत कानून बना के लोगों को लूटना और चूसना, और रोज गलत कानून बना रहे हैं। आप अखबार पढ़ते हैं ध्यान से, अभी एक कानून बना लिया कि किसानों की जमीन सब छीनो और कंपनियों को बेचो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए। तो महाराष्ट्र में 30 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं, 5 लाख हेक्टेयर जमीन किसानों से छीनी जा रही। किसान बेचारे दुखी परेशान, कहां जाएं। पुलिस आती है, डंडे मार के गांव से निकाल देती है, डीएम आता है, गोली चलाने का आदेश देता है, किसान गांव छोड़ के चले जाते हैं, जमीन सरकार के हाथ में आती है, सरकार विदेशियों को बेच देती है उस जमीन को। यह धंधा कभी डलहौजी ने इस देश में किया था, जमीन हड़पने का। आपको मालूम है, झांसी की जमीन उसने हड़पी थी इसी तरह से। तब झांसी रानी ने कहा था कि मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। तो लड़ाई वो यही थी कि अंग्रेजों ने एक गलत कानून बना दिया, लैंड एक्विजिशन एक्ट, जिसमें सभी राजाओं की जमीनें अंग्रेजों के सरकार के पास जाएगी। तो झांसी की रानी ने विद्रोह किया और उसको देखकर भारत में जगह जगह विद्रोह हुआ, तो अंग्रेजों को फिर पीछे कदम हटाने पड़े। तो जैसी लड़ाई उस समय थी वो लड़ाई आज भी है, बस अंतर इतना है कि पहले गोरी चमड़ी वाले वो ये सब करते थे, अब इसी देश में हरामखोर काली चमड़ी वाले अंग्रेजों से ज्यादा बदतर हो गए। हमको कई बार लगता अरे इसको तो हमने वोट दिया, हमने चुनकर भेजा, वही हरामखोरी कर रहा है जो आपका वोट लेकर गया। तो ऐसे हरामखोर लोगों को जो काले अंग्रेज बनकर इस देश में काम कर रहे हैं, अब कुर्सी से उतारो और इनको हिंदुस्तान से बाहर भगाओ। कई बार लोग कहते हैं ना, आतंकवादियों को भारत से भगाओ, बांग्लादेशियों को भगाओ। मैं कहता हूं उनके साथ इन नेताओं को भी भगाओ कि जाओ पाकिस्तान या जाओ बांग्लादेश। उनको लगता है पाकिस्तान से दोस्ती हो सकती है, तो मनमोहन सिंह रहे पाकिस्तान में, जन्म स्थान भी उनका वहीं है, रहे वहीं जाके, बहुत अच्छा पाकिस्तान है, रहो वहीं पे, अच्छा बनाओ पाकिस्तान को। कुछ को बांग्लादेश भेजो, कुछ को अमेरिका भेजो, इनकी जरूरत क्या है इस देश में? जब देश के किसान का दुख दर्द ये महसूस नहीं करते, उनके लिए कुछ नहीं करते, कंपनियों के लिए ही कर रहे हैं, तो जहां से कंपनी आई है उन्हीं देशों में भेजो इनको। नए नेता अब इस देश में तैयार करो आप। अब समय आया है इस देश में कि एक नया नेतृत्व इस देश में निकले। ये जो पार्टियां हैं ना, बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, सीपीएम, सीपीआई, सब खत्म हो गई, क्योंकि इन सबके नेता अमेरिका के दुमछल्ले हो गए। हमने हर राजनीतिक पार्टी का शासन पिछले 10-12 साल में देखा है, सब अमेरिका से डरते हैं, सब डरते हैं। क्या बीजेपी वाले, क्या कांग्रेस वाले, क्या जनता दल, क्या सीपीएम। पहले सीपीएम, सीपीआई वाले चिल्लाते थे कि हम अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ हैं। अभी बंगाल में 2-3 महीने से जो हो रहा है वो हमारी आंखें खोलने के लिए है कि बंगाल का मुख्यमंत्री अमेरिका के साथ है, किसानों के खिलाफ। नंदीग्राम की जमीन जबरदस्ती छीनकर वो अमेरिका की कंपनी को बेच रहा है। बीजेपी धीरे धीरे छीनो, बस इतना ही अंतर है बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस वाले डंडा मार के, गोली चला के कह रहे हैं, वो कहते हैं इनकी पीठ सहला के ही छीन लो। छीनो जरूर, बनाओ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये बीजेपी भी कहती है, कांग्रेस भी कहती है, सीपीएम, सीपीआई भी कह रही है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन से किसी का विरोध नहीं है, बस विरोध इतना है कि किसानों की जमीन कैसे छीनी जाए। एक कहता है मीठी छुरी से काटो, एक कहता हलाल कर दो, एक झटका वाला, एक हलाल वाला। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब इस देश में कोई नया नेतृत्व निकलना चाहिए, नई लीडरशिप आनी चाहिए, जिसको धर्म की समझ हो, देश की समझ हो, संस्कृति का ज्ञान हो, वो सही फैसले करे। और ये आपके बीच में से ही आएगी। पार्टियों में तो गुंडे, चोर, उचक्के, लुच्चे, लफंगे जमा हैं, सब पार्टियों।
हर एक पार्टी में टिकट लेने वाले कैंडिडेट्स आप देख लो, लाइन लगा के खड़े हैं, पैसे की ताकत पे टिकट बेचे जाते हैं। जो जितना ज्यादा पैसा दे उसको टिकट मिले। तो पैसा देने की ताकत तो गुंडों में, चोरों में, लुच्चों में है, तो वो दे रहे हैं, तो पार्टियां उनको टिकट दे रही हैं। आप अभी नागपुर का ही चुनाव देख लो या कोई भी चुनाव देख लो आप। तो इन पार्टियों के भरोसे अब ये देश नहीं बच सकता। अब इस देश को बचाने के लिए आप जैसे लोगों को, साधु संतों को, महंतों को निकलना ही पड़ेगा। वही देश को बचाएंगे। फकीरी जो धारण करेगा वो देश को अब बचाएगा। अमीरी में रहने वाला कोई आदमी देश को डुबोएगा। तो अपनी थोड़ी थोड़ी सुख सुविधाएं छोड़कर अगर कुछ समय हम निकाल लें इस देश के लिए, तो ये मुश्किल काम नहीं है, आसानी से हो जाएगा। इतना आसान काम है कि आप दुनिया जहान की बात छोड़ दो, महाराष्ट्र में 2 शहर, एक बंबई और एक नागपुर, इन्हीं को जागरूक कर दो तो बड़े से बड़ा मुख्यमंत्री डूब जाएगा। ये 2 ही शहर को अगर आप जागरूक कर दो तो पूरे महाराष्ट्र में आप जागरूकता ला सकते हैं, नहीं ला सकते छोड़ दो। खाली नागपुर और मुंबई, ये 2 शहर में जागरूकता आ गई तो डूब जाएगी ये सरकार। और जागरूकता कैसे आएगी? जिन समाजों को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है उनको ये समझाओ आप। मैंने आपसे कहा ना, सबसे पहले मार पड़ेगी जैन समाज वालों पर, क्योंकि उनके साधु संत भिक्षा मांगकर ही खा सकते हैं, ये उनका धर्म का नियम है। हमारे बाकी जो हिंदू समाज के साधु संत हैं वो तो दूसरे तरीके से भी रास्ता निकाल लेते हैं। सबने अपने मठ बना रखे हैं, मठों के पास संपत्ति है और हर मठ के पास अपनी जमीन है, तो आवक भी हो सकती है। लेकिन जैन समाज का एक भी संत संपत्ति नहीं रख सकता, कपड़े भी नहीं रख सकता। उन पर सबसे पहले मार पड़ेगी। और मैंने आपसे कहा कि ये जैन समाज इतना ताकतवर है कि महाराष्ट्र में 50% से ज्यादा टैक्स यही देता है। तो जो सरकार को धन दे रहा है वो सरकार को नचा लेगा अगर आप उस तक ये बात पहुंचाओ तो। ये मुंबई में 1,22,25 लाख की आबादी है, उसमें लगभग 35 से 40 लाख जैन रहते हैं। इस नागपुर में भी यही हाल है। और फिर दूसरे साधु संतों को, दूसरे समाजों को समझाना शुरू कर दो तो धीरे धीरे सब समाज, साधु संत एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो मुख्यमंत्री की क्या ताकत है, क्या औकात है। उसको भी साधुओं के पास आना ही पड़ता है आशीर्वाद लेने के लिए। किसी ने भी उसको बोल दिया तथास्तु, भस्मासुर हो जा, खत्म हो जाएगा, कुछ ताकत नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है कि जब ये पद से उतर जाते हैं ना मंत्री और मुख्यमंत्री, तो उनके ऑफिस का नौकर भी सलाम नहीं करता उनको, इतनी बुरी हालत होती है। इसका माने उनकी नैतिक ताकत कुछ भी नहीं है, कुर्सी की ताकत है। कुर्सी तो कभी यह है कभी नहीं, पानी के बुलबुले जैसे हैं सभी नेता। समाज की ताकत बड़ी है, तो ये समाज की ताकत बड़ी हो जाए, है संगठित हो जाए किसी एक विषय पर, तो कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री हिला नहीं सकता इस देश को। हमारे समाज में बहुत ताकत है। ये ताकत का अंदाजा आप ऐसे लगाओ, 1000 साल इस समाज पर विदेशी हमले हुए हैं, फिर भी ये जीवित है। सोचो जरा इस बार, कितनी ताकत है। दुनिया में दूसरे कई देश हैं ना जहां विदेशी हमले हुए, सभ्यता ही खत्म हो गई और संस्कृति डूब गई, पता ही नहीं कि वो देश कहां है। एक देश हुआ करता था यूनान, आज नक्शे में ढूंढो तो दिखाई नहीं देता यूनान कहां है। नक्शे में ढूंढो तो विश्व के मानचित्र में यूनान कहीं नहीं है। आप इतनी बड़ी सभ्यता का देश, लेकिन थोड़े से विदेशी हमले हुए तो देश डूब गया, सभ्यता डूब गई। इसलिए वो कहते हैं ना, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जवां हमारा। सारी दुनिया दुश्मन थी तो भी हमारी हस्ती जीवित है, भारत जीवित है, भारत के लोग जीवित हैं। इस देश में करोड़ों करोड़ों की आबादी है भारत वालों की, साधु संत जीवित हैं, मंदिर मठ जीवित हैं। सारे प्रयास हुए विदेशियों के द्वारा, फिर भी है। इसका माने लोगों में बहुत ताकत है, आंतरिक और मानसिक। हाँ, ये जरूर है कि उस ताकत को अगर हम संगठित कर दें
किसी एक विषय पर, तो बहुत बड़ा परिणाम निकलता है। अब ये संगठन करने के लिए आप निकलें, मोहन महाराज जी जैसे संत निकलें, और मैं मानता हूं कि कम से कम वारकरी समाज के हजारों हजारों कीर्तनकार हैं, प्रवचनकार हैं इस महाराष्ट्र में, वो निकल पड़े, तो ज्यादा नहीं 3-4 महीने में ये सब कानून उलट जाएगा और सरकार इसको पीछे ले लेगी और क्षमा भी मांगेगी समाज से। एक निकलने की देर है। तो आप कुछ ऐसी व्यवस्था करिए कि लोग निकलें अपने अपने घर से इस बात के लिए। तो क्या कर सकते हैं? पत्रक छपा सकते हैं, पेम्पलेट बना सकते हैं, ऑडियो वीडियो कैसेट बना सकते हैं इस विषय पर, लोगों को सुना सकते हैं, पत्रक बांट सकते हैं, फिर उनकी छोटी छोटी ऐसी सभाएं कर सकते हैं। आज मान लो ये एक सभा हुई, ऐसी फिर दूसरी हो, फिर तीसरी हो, एक बार जैन समाज में हो, एक बार जो जैन नहीं है उनके बीच में हो, एक बार अलग अलग मान्यताओं वालों के, तो ये होता चला जाएगा, संगठन बढ़ता जाएगा और थोड़े दिन में परिणाम भी आ जाएंगे। मुश्किल ये नहीं है, बस हमारी सक्रियता की जरूरत है। भारत में कई बार ऐसा महसूस होता है कि दुष्ट तो सब सक्रिय हैं और सज्जन सब निष्क्रिय हैं, अपने अपने घर में बैठे हैं, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपना परिवार, अपना बिजनेस, अपना धंधा, इसके आगे सोचते ही नहीं। और उन मूर्खों को यह पता नहीं है कि अपनी बीवी बच्चे भी तब नहीं बचेंगे जब देश नहीं बचेगा। आपके घर की सुख सुविधाएं तभी तक हैं जब तक ये देश है और इस देश को धारण करने वाला कोई धर्म है। अगर ये धर्म पर चोट हुई, देश पर चोट हुई, तो आपके घर कुछ नहीं बचने वाला। क्या करेंगे आप उसका? तो हम अपनी थोड़ी निष्क्रियता कम करें, थोड़ी सी सक्रियता बढ़ाएं, तो सज्जनों की सक्रियता अगर बढ़ती है, परिणाम बहुत तेज निकलते हैं। तो हम अलग अलग संप्रदायों के पास जा सकते हैं। नागपुर में बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारे मठ हैं, बहुत सारे साधु संत हैं, उनके पास जा जाके ये छोटी छोटी बातें कहना, फिर बड़ा सम्मेलन, फिर उससे बड़ा सम्मेलन, फिर एक दिन हम सब मिलके चलें विलासराव देशमुख के पास और उनको एक ही वाक्य में पूछें कि आपको भूतपूर्व होने का है या अभूतपूर्व? सीधे से पूछिए। अगर भूतपूर्व होना चाहते हैं तो अच्छे से है, ये कानून बना दीजिए, फिर हम आपको बता देंगे भूतपूर्व कैसे होते हैं आप। और अगर अभूतपूर्व होना चाहते हैं तो मत बनाइए। और हर एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भूतपूर्व होने से ही डरता है। उसको मालूम है कि एक दिन ये कुर्सी जाएगी, फिर भी डरता है कि ये ना जाए, ना जाए, ना जाए। तो उनकी दुखती रग है, उसी पे दबा दीजिए। उनको बता दीजिए कि इस देश में हिंदू समाज और भारतीयता को मानने वाले कितने करोड़ हैं। वोट तो तुम्हें उनका भी चाहिए, कैसे लोगे? अगर हिंदुओं के मंदिर को सरकार छीन लेगी तो ये हिंदू समाज तुमको वोट देगा, नोट देगा? खाली मुसलमानों के वोट से क्या कर लोगे? मुश्किल से उनके 10-12 करोड़ वोट हैं पूरे देश में। क्या करेंगे 10-12 करोड़ वोट? हिंदुओं के 60-70 करोड़ वोट हैं, ईसाइयों के तो 50 लाख से भी ज्यादा वोट नहीं है। तो ये बात समझाने की जरूरत है और कड़क भाषा में समझाने की जरूरत है। मेरा तो आज सुझाव है, महाराज जी ने बताया आर पाटिल यहां आया है नागपुर में, आज ही घेर लो चल के उसे। आज से शुभस्य शीघ्रम। और आर पाटिल को ये बड़े प्रेम से समझा दो भाई कि तुमको भूतपूर्व होना है या अभूतपूर्व, तुम तय कर लो। क्योंकि ये कानून अगर आपने बना दिया तो आपको महाराष्ट्र में भागते जगह नहीं मिलेगी। इस कानून के खिलाफ इतना बड़ा विद्रोह होगा। क्योंकि भारतीय समाज का लक्षण मैं जानता हूं, ये समाज जब तक सोया है तब तक सोया है। जिस दिन उठकर चलना शुरू कर देता है ना, तो मदांध हाथी की तरह से सबको रौंद देता है। अंग्रेजों के खिलाफ जब तक हम शांत थे, एक बार खड़े हो गए तो अंग्रेजी तोपें और अंग्रेजी सैनिक भारत से भागते ही बने। तो ये हमारा शायद स्वभाव है कि हम देर में जगते हैं, लेकिन जग गए तो फिर मुश्किल होती है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता उसको। ये बार बार हमने देखा है। 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो कोई जानता नहीं था, मानता नहीं था कि ये इंदिरा गांधी को कोई हरा भी सकता है।
क्योंकि सारे देश की सत्ता उसने अपने हाथ में ले लिया था। और उसके मूर्ख जो नेता थे समझाने वाले, उनको अंदाजा नहीं था भारत के लोगों का। लगा तो दी इमरजेंसी, फिर क्या हुआ, 2-2.25 साल के बाद इमरजेंसी वापस लेनी पड़ी। और जो इंदिरा गांधी सबसे मजबूत थी, उसको लोगों ने चुनाव में जमानत जब्त करा दी इंदिरा गांधी की, ये आप जानते हैं। इलाहाबाद के पास के चुनाव क्षेत्र से हारी बुरी तरह से। तब इंदिरा गांधी को समझ में आ गया कि भारत के लोगों का स्वभाव दूसरा है। फिर माफी मांगी उसने, तब लोगों ने दोबारा उसको सुना, नहीं तो उसकी सभा में लोगों ने ही जाना बंद कर दिया था। तो मनमोहन सिंह को यह समझाना है कि तुम्हारी ताकत तो इंदिरा गांधी से छटांश भी नहीं है। इंदिरा गांधी में तो तुम से ज्यादा ताकत थी। जब इंदिरा गांधी को यह देश की जनता हिला के गिरा सकती है, तो तुम किस खेत की मूली हो मनमोहन सिंह? तुम्हारी तो इतनी भी औकात नहीं है कि किसी चुनाव क्षेत्र से जीत कर आओ, हमेशा पीछे बैकडोर से एंट्री करके राज्यसभा से आते हो। इसका माने लोगों ने कभी तुमको चुनकर नहीं दिया, क्योंकि लोगों का तुम पर भरोसा नहीं है कि तुम सच्चे सरदार हो। क्योंकि सच्चा सरदार तो भगत सिंह था, ऊधम सिंह था, जो कहता था क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। और ये तो नकली सरदार आ गया है, जो बुलाता है कि वापस भारत में आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है विदेशियों के लिए। तो हमें थोड़ी सक्रियता की जरूरत है। आप अपने जीवन से एक दिन में रोज 1 घंटे का समय निकालें, समूह बनाकर दूसरे संप्रदायों के पास जाना शुरू करें। सब नींद में सो रहे हैं, मालूम नहीं है कि ये कायदा आने जा रहा है। कुछ ये भी बोलेंगे कि कायदे को आ जाने दो, फिर देखेंगे। कुछ ऐसा बोलने वाले हैं कि कायदा तो आने दो पहले, क्योंकि भारत के लोगों की स्वभाव ऐसी है कि जब तक पानी यहां तक नहीं आएगा तब तक वो कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। तो कुछ बोलेंगे कायदे को आने दो, उनको रिजर्व में रखो। और जो आपके जैसे हैं कि कायदा आने से पहले ही ध्वस्त कर दो, उनको सक्रिय कर दो। तो ये जीत हम कर पाएंगे, ये लड़ाई जीत पाएंगे। और ये लड़ाई आप सोच लो, मंदिर बचाने की ही नहीं है, अपने भारत के धर्म और संस्कृति को बचाने की लड़ाई है। कि मंदिर तो भारत के धर्म और संस्कृति का प्रतीक है। पहले जो मंदिर होते थे ना, उनको विदेशी आके सबसे पहले हमला करते थे, क्योंकि संपत्ति बहुत होती थी और वो भारत के प्रतीक भी होते थे। तो विदेशियों को 2 फायदे थे, एक तो भारत को चोट पहुंचाना मंदिर पे हमला करके, दूसरा लूट लेना। और उन मंदिरों को बचाने से ही लड़ाई शुरू हुई थी, धर्म के बचने से ही लड़ाई शुरू हुई थी। मंगल पांडे ने जो बहस बनाया था मुद्दा, वो गाय की चर्बी का सवाल था। तो हमारे रक्त में जो बैठा हुआ है बहुत गहरे से धर्म, उसको बचाना, और जिस धर्म के नाम से भारत जाना जाता है दुनिया में, उस भारत को बचाना, उसकी लड़ाई है। कानून भले छोटा सा है, महाराष्ट्र सरकार ये करने जा रही है, दूसरे कुछ राज्यों की सरकारों ने कर दिया है, आंध्र प्रदेश में आ गया है। तिरुपति बालाजी का मंदिर सरकार के हाथ में चला गया है। उस मंदिर का मुख्य पुजारी एक ईसाई है, आपको मालूम? तिरुपति बालाजी के मंदिर का मुख्य पुजारी अब ईसाई हो गया, जिसने बैप्टिज्म लिया है। और मंदिर का मालिक भी एक ईसाई है, सरकार की तरफ से बिठाया हुआ, और वो धीरे धीरे उसमें ईसाइयत घुसा रहा है। तिरुपति बालाजी जैसा ही हाल वैष्णो देवी के मंदिर का हो गया है जम्मू कश्मीर, वो भी सरकार के हाथ में चला गया। कर्नाटक में एक बहुत बड़ा मंदिर है उडुपी में, वो सरकार के हाथ में चला गया। तो धीरे धीरे ये काम चल रहा है, और हमारी निष्क्रियता के कारण चल रहा है। जो हमारी सक्रियता बढ़ जाए तो ये सब रुक जाए। ऐसे ही महाराष्ट्र में चलेगा कानून बनने के बाद। आपने सुन ही लिया, गणपति का मंदिर तो गया, मुंबई का शिरडी साईं बाबा का मंदिर गया। शिरडी साईं बाबा के मंदिर में एक मुसलमान को ट्रस्टी बना के बिठा दिया। मुसलमान है शिरडी साईं बाबा के मंदिर का अभी मैनेजिंग ट्रस्टी। तो सरकार को तो पंथ निरपेक्ष होना है, धर्म निरपेक्ष होना है। आपको तय करना है कि आपको क्या होना है, सरकार जैसा होना है या अपने भारत जैसा हो। ये आप तय करेंगे तो हल होने वाला सवाल है।
ऐसी ही बात कहकर मैं विश्राम लेता हूं। हम आगे चर्चा कर सकते हैं इस विषय पर, रणनीति बना सकते हैं। सबसे पहली रणनीति जो मुझे लगता है कि अगर ज्यादा नहीं तो आप नागपुर शहर में सक्रिय हो जाओ, रोज 1 घंटे का समय निकालो, हफ्ते में 7 घंटे का समय, कम से कम हम यहाँ 75 लोग बैठे हुए हैं, 75 में 7 का गुणा कर दो, इतने घंटे का समय हर हफ्ते है और 75 घंटे तो रोज का समय है। इतने समय में यहाँ 1001 मंदिर हैं नागपुर में, हर मंदिर के ट्रस्टी और पुजारियों से संपर्क कर लो। कुछ उसमें सोए हुए मिलेंगे, लेकिन उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत का स्वभाव ऐसा है। यहाँ सब काम हड़ू हड़ू होता है, धीरे धीरे, हड़ू हड़ू घ्या, हड़ू हड़ू जा, धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे खाओ। यहाँ सब कुछ धीरे धीरे होता है, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। तो वो भी बोलेगा अभी आने दो ना कानून, अभी आया कहाँ है। तो ऐसे लोगों को रिजर्व में रखो, छोड़ मत दो, रिजर्व में रखो। लेकिन जो आपके जैसे थोड़े हैं उनको साथ लेते जाओ। 1000 मंदिरों में अगर आपने संपर्क कर लिया, कम से कम एक मंदिर में 2 पुजारी और हर मंदिर के ट्रस्टी, ये 5-10 हजार की संख्या तो होगी। और ये सब वो संख्या है जो करोड़ों रुपए दान देने और लेने वाली है। ये सरकार के सामने अगर आ गए तो सरकार ही हिल जाएगी। जाएगी कहां? सरकार तो हमारे पैसे से चलती है, हमारी नौकर है। हम जैसा चाहेंगे वैसा सरकार करेगी। तो आप इसको बहुत बड़ा इशू बना सकते हैं। नागपुर में आप करो, मुंबई में कोई करे, पूना में कोई करे, ऐसी सब जगह संस्थाएं खड़ी हो जाएं तो 2-4 महीने में बहुत बड़े परिणाम इसमें से निकल आएंगे। ऐसी मेरी मान्यता है। भारत में मैं आपसे फिर कह रहा हूं, 1000 साल विदेशी कोशिश करते रहे इस देश को खत्म कर देने की, ईसाई बना देने की, फिर भी ये देश बचा। कोई तो ताकत है इस देश की, वही ताकत आगे भी बचाएगी। लेकिन हम वो सोचकर निष्क्रिय हो जाएं, ये जरूरत नहीं है। ताकत का ध्यान इसलिए रहे कि हम कमजोर नहीं हैं और निष्क्रियता हम में ना आने पाए। नहीं तो कई बार होता है कि हम निष्क्रिय हो जाएं, भले ताकतवर हैं, छोटे से दुश्मन भी हमको हरा के चला जाए। ऐसी बात कहकर मैं विश्राम लेता हूं। फिर महाराज जी कुछ कहेंगे और आप सब मिलकर उस पर कुछ अंतिम निर्णय करेंगे।